हेलो ऑल ऑफ यू। आ गए हम लोग अपने चैनल में बीपीएससी टीआरई का कुछ नया न्यूज़ लेकर के आए हैं। कल हम लोग का कोई वीडियो नहीं आया था क्योंकि कुछ काम था, बिजी थे, इसलिए नहीं डाल पाए। तो आज हम लोग आ गए हैं न्यू न्यूज़ के साथ। चार पांच इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग जान लीजिए और देख लीजिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ज़्यादा है, एक डीवी से रिलेटेड है, जो आगे हम लोग बताएंगे। डीवी में कुछ कुछ क्या कमी रह गई है, क्या क्या डीवी में करना चाहिए, शिक्षा विभाग कहाँ पे मिस कर रहा है, तो वो शिक्षा विभाग को देखना पड़ेगा, संज्ञान में लेना पड़ेगा। नहीं तो गलत कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं, आ चुके हैं। कैसे उसको निकालेंगे फिर वो अपना डिसाइड करेगा शिक्षा विभाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है कि मार्क्स आपका आ गया है। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कल ही लेटर आया है, ये बीपीएससी की साइट पे ही आया है और इसमें साफ दिया हुआ है कि 27/10 से अभ्यर्थी अपना अंक आयोग के वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए 27/10 पे अभ्यर्थी अपना अंक आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाइन बीपीएससी पे डैशबोर्ड पे जाके अपना लॉगिन पासवर्ड डाल करके देख सकते हैं। तो आप लोग चले जाइए, देख लीजिए। इस तरह से मैंने ये देखिए, मैं इस तरह से मार्क्स आएगा आपका। आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे ना, तो नीचे में आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, उसके नीचे में आपका टोटल मार्क्स आ रहा है टीआरई का। तो वो जा करके आप देख सकते हैं। तो अब कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है टीआरई, वो सब लोग कैंडिडेट्स के लिए। कोई लोग बोल रहे थे कि हमको पता नहीं चल रहा है कि मेरा मार्क्स क्या है, किसी को पता नहीं चल रहा था कि मेरा क्यों नहीं हुआ, इतना मार्क्स आया है, किसी को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं मालूम था। तो बीपीएससी ने ऑलमोस्ट सारी चीज को क्लियर कर दिया है, क्लियर करती जा रही है। तो ये एक चीज ये भी बताता है कि कितना अच्छा तरीके से बीपीएससी ने एग्जाम भी कंडक्ट किया, रिजल्ट भी उतना ही ट्रांसपेरेंट तरीके से दे रही है। देखिए कमी हर जगह रहती है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। कैंडिडेट्स को शिकायत होगी, अब शिकायत करिए भी, नो डाउट। लेकिन अभी एक तीन तीन चीज क्लियर है। पहला कि आपका मार्क्स आ चुका है, वो देख लीजिए। दूसरा, ओएमआर शीट अवेलेबल है आपकी, ओएमआर शीट में अपना चेक कर लीजिए कि वही मार्क्स था, ओएमआर में मेरा करेक्ट हो रहा है, वही मार्क्स यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है। तीसरा, आप अपने कट ऑफ मार्क्स से मिला लीजिए कैटेगरी वाइज, जो आपका रिलीज बीपीएससी टीआरई ने कर दिया, परसों ही आया कट ऑफ मार्क्स। तो तीनों चीज उपलब्ध है, आपका कट ऑफ मार्क्स उपलब्ध है, ओएमआर शीट उपलब्ध है और मार्क्स भी आपका अवेलेबल है। आप मिला लीजिए। अगर आपका ऐसा है कि मेरा मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, और आपका ऐसा भी है कि आपका डॉक्यूमेंट कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं हुआ है किसी भी प्रोसेस में, तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं, यू कैन क्लेम। तो ये इतना अच्छा ट्रांसपेरेंट तरीके से बीपीएससी ने किया है, तो इसके लिए बीपीएससी को बधाई। जिसको भी स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शंस है, वो अपना अपना बीपीएससी से कर सकते हैं, शिक्षा विभाग में उससे अपना कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज में जाते हैं। हाँ, तो ये एक चिट्ठी आई है नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से, सभी डीईओ को लिखा गया है, ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। और उसमें जो है इन लोग से डिटेल्स जो है ना बनाने के लिए कहा गया है। डिटेल्स इसमें क्या क्या दिया गया है कि बीपीएससी से चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं, इसमें साफ दिया कि बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की कार्रवाई जारी है तथा 2/11 को वैसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जाएगा। ठीक है ना, प्रदान किया। यह भी अकल्पनीय है कि पदस्थापन की प्रक्रिया राज्य स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से होना तय है। तो तय है, तय है मतलब कि जो आपका पोस्टिंग होगा वो राज्य स्तर से ही होगा। और अपने, उसके बाद नंबर 1 पे है, अपने अपने प्रखंड अंतर्गत चिन्हित कर ले कि वास्तव में शिक्षक की आवश्यकता किस विद्यालय में है। तो ये बता रहा है डीईओ। ये समझिए कि ये वीसी जो होता है शिक्षा विभाग से, सर के पाठक सर लेते हैं सभी डीईओ का, और उसके थ्रू जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से सभी जिला में ये चिट्ठी निर्गत होती है। तो ये चिट्ठी अब नालंदा जिला की है। सेम चिट्ठी इसी के पैटर्न पे या सेम इसी टाइप का चिट्ठी सभी जिला निकालेगा या निकाल चुका होगा, निकाला होगा। ये एक नालंदा का है। उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के रिक्त पदों को ध्यान देना है। मतलब उत्क्रमित मध्य विद्यालय में को प्रायोरिटी तौर पे जो है उच्च विद्यालय में को उसको भरना है शिक्षक से। उसके बाद अपने प्रखंड अंतर्गत अर्बन एवं रूरल क्षेत्र के विद्यालयों का पहचान करना है। तो रूरल और अर्बन क्षेत्र का आपको जो है पहचान कर लेना है। उसके बाद एक शिक्षणीय विद्यालय में भी विशेष ध्यान, मतलब एक शिक्षीय विद्यालय में को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा विद्यालय जहाँ एक शिक्षक ओनली है नियुक्त, तो वैसे विद्यालय को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। उसका 5वां नंबर है कि अपने अपने प्रखंड अंतर्गत अवस्थित सभी प्रकार के विद्यालयों का अद्यतन पदस्थापन विवरणी जो है तैयार कर लेना है। कि मतलब कितना कितना आपका छात्र उपस्थिति हो रहा है, वर्ग 1 से 5 की कोटि में कार्यरत शिक्षक कितने हैं, वर्ग 6 से 8 में कितने कार्यरत शिक्षक हैं, 9 से 12 में कितने कार्यरत हैं। और बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का विद्यालय वार ब्यौरा उपलब्ध रहना आवश्यक है।
तो ये आपको कर लेना है, मतलब ये बीईओ को कर लेना है, ये डीईओ से बताया गया है। इसका टेबल वर्क तैयार कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रखना है। 28/10 से उक्त प्रतिवेदन के साथ आपकी उपस्थिति जिले में ली जाएगी, मतलब 28 तारीख से ली जा सकती है, ली जाएगी। ये सारा डिटेल्स जो भी 4-5 पॉइंट है, सारे बीईओ जो ब्लॉक लेवल के एजुकेशन अफसर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, मतलब डिस्ट्रिक्ट में इनका रिव्यू होना है, तो ये सब पॉइंट्स उसमें होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, सभी जिला के लिए है, ये एक नालंदा की चिट्ठी है। चलिए नेक्स्ट में, तो हम लोग देख सकते हैं कि नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग छठ पूजा के बाद है। छठ पूजा के बाद जो है हम लोग के जितने भी नवनियुक्त शिक्षक, मतलब बीपीएससी टीआरई से जो भी शिक्षक आए हैं, जिनकी भी पोस्टिंग 1,22,000 कैंडिडेट्स हुई है, वो सबकी पोस्टिंग छठ पूजा के बाद होने की संभावना है। तो ये एक न्यूज आ रही है, आज भी पेपर्स में आई है, कल से ही सर्कुलेटेड है कि छठ पूजा के बाद होना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पोस्टिंग राज्य स्तर से होगी एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। तो ये सभी कैंडिडेट्स का डिटेल भरा जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे पेपर में आज के देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण पेपर से लिया हुआ है। ठीक है, कि सभी शिक्षकों को पहले से ही जिला आवंटित कर दिया गया है, उसी जिले के अलग अलग स्कूलों में शिक्षकों को योगदान देना है। इसी क्रम में उन्हें स्कूल आवंटित किए जा रहे हैं। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त होने वाले 1,20,324 अध्यापकों की पोस्टिंग सॉफ्टवेयर से करने की शिक्षा विभाग की तैयारी है। हालांकि अध्यापक पद के लिए चयनित नियोजित शिक्षक तत्काल अपने ही विद्यालय में काम करेंगे। अध्यापकों की पोस्टिंग में पूरी पारदर्शिता बरतने की शिक्षा विभाग की योजना है। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी बरतेगा, मतलब कि कोई भी जोगाड़ पैरवी यहाँ पे चलने वाला नहीं है। पोस्टिंग पर किसी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए विभाग ने के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फुल प्रूफ योजना बना ली है। इससे पोस्टिंग में किसी प्रकार की पैरवी की गुंजाइश ही नहीं होगी, मतलब कि ऑटोमेटिक वहां से होगा, कोई पैरवी का कोई गुंजाइश नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बीपीएससी द्वारा अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही शिक्षा विभाग पोस्टिंग की फुल प्रूफ योजना बना चुका था। मतलब कि ये आपको रिजल्ट निकलने से पहले ही जो है, परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही जो है, ये शिक्षा विभाग एक प्लान कर चुका था कि जो भी रिक्रूट होंगे, जो भी शिक्षक बहाल होकर के आएंगे, उनका पोस्टिंग जो है पहले की तरह नहीं होकर के सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य स्तर से ही डायरेक्ट किया जाएगा। उसको लेकर के उस योजना पर रिजल्ट आने के साथ ही अमल शुरू हो गया है। इसके लिए जिलावार चयनित अभ्यर्थियों और रिक्ति वाले स्कूल क्रमबद्धता आधार पर फीड किए जाने के संकेत मिले हैं। मतलब कि टोटल जो है सभी लोग का नाम जो है अभी इंटर हो रहा है, यही बात आ रही है कि सभी लोग का नाम अभी वहां पे जिस जिसका हुआ है एंट्री हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर पर एक क्लिक के साथ ही सॉफ्टवेयर में चयनित अध्यापकों की पोस्टिंग हो जाएगी। एक क्लिक दबाया जाएगा और जिसको जो भी मिल जाएगा, मतलब जिला तो आवंटित आपका हो गया है, जिला चेंज नहीं होगा, लेकिन जो जिला में आपको पोस्टिंग मिलेगा अलग अलग प्रखंड में, वो प्रखंड जो है वो डिसाइडेड नहीं है। आप ना जिला कार्यालय के थ्रू डीईओ के ऑफिस से कोई पैरवी जुगाड़ कर सकते हैं, ना बीईओ के यहाँ से जुगाड़ कर सकते हो। ऑटोमेटिकली कौन स्कूल आपको मिलेगा वो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो एक न्यूज है। उसके बाद तीसरे में आते हैं, जिन विषय में डीवी के बाद सीटें खाली रह जाएंगी, उस विषय की नवंबर माह में सेकंड मेरिट लिस्ट हो सकती है जारी। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात प्रसाद अतुल प्रसाद सर ने पहले ही उसमें दिया था, अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जिस सब्जेक्ट में भी सीट खाली रह जाएगी, ठीक है ना, उसमें जो है डीवी के दौरान जो भी मतलब कैंडिडेट्स नहीं आएंगे या जिनका भी अमान्य घोषित होगा, तो वो सीट खाली जो रह जाएगी, तो ये आपको जो है सेकंड लिस्ट इसकी जारी होना तय है। बहुत से सब्जेक्ट में लिस्ट आएगी, तो उसका इंतजार कर लीजिए। जो भी लोग जो करीब में है अपना कट ऑफ देख लीजिए, 1-2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कम है, तो उसका उम्मीद है हो जाएगा, हो जाना चाहिए, मतलब सेकंड लिस्ट में होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा। चलिए फोर्थ न्यूज में आते हैं कि मेरिट लिस्ट से बाहर अभ्यर्थियों भी अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। ओके, ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज है कि अभी देखिए 18 तारीख से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया गया था, 18 अक्टूबर से, लेकिन ये 18 अक्टूबर को ये ऑप्शन नहीं आया। ये ऑप्शन जो है 22 अक्टूबर से आया है, भी 21-22 से 22 अक्टूबर से ये ऑप्शन अवेलेबल है, जो 30 अक्टूबर तक कहा गया है कि अवेलेबल रहेगा। अब इसका डेट बढ़ाएगा कि नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें उसमें क्या है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी सफल अभ्यर्थी हैं तो वो तो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर ही रहे हैं। तो जो भी मिसिंग हो गया, मान लीजिए सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिख रहा है, या कोई रेसिडेंस के बदले कुछ कास्ट डाल दिया है, कास्ट के बदले रेसिडेंस डाल दिया है, तो ये इशू जितना भी है, या मार्कशीट के बदले कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो जो सिलेक्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है वो तो अपना कर करके अभी डीवी करा ले रहे हैं, लेकिन जो अनसक्सेसफुल हो गए हैं उनको भी अगर मान लीजिए सेकंड लिस्ट जारी होगा, तो फिर अब उनको चांस नहीं मिलेगा। 30 तारीख के बाद मान लीजिए ये ऑफ हो जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो फिर वो कैसे कर पाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो लोग भी अनसक्सेसफुल भी हैं,
जिनका चांसेस है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं भी चांसेस है, वो भी अपना डॉक्यूमेंट सही करा ले, मतलब कि अटेस्टेड गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा करके उस डॉक्यूमेंट को ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका पुराना डॉक्यूमेंट तो रहेगा ही जो वाटरमार्क वाला है, साथ में ये भी डॉक्यूमेंट आपका ऐड हो जाएगा, तो आप डाउनलोड करके ये भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट वाले के लिए ये जरूरी है, क्योंकि 30 तारीख के बाद ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो फिर आप हल्ला कीजिएगा, मतलब कि हमारा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो पहले ही दे चुका है, इस पर चिट्ठी आ चुका है कि 30 तारीख तक जो है अपलोड डॉक्यूमेंट करने का ऑप्शन है, हट जाएगा कैंडिडेट डैशबोर्ड से। इसलिए आप लोग करवा लीजिए, जो लोग सक्सेस नहीं भी हैं वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो खुद मैंने अपनी आंख से देखा है, काउंसलिंग के दौरान जो है ये आंखों देखी डीवी का संपूर्ण विश्लेषण मतलब मैं दिखा रहा था। इम्पोर्टेंट 3-4 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स इसके लिए हल्ला कर रहे हैं, और सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए डीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी सही हो रहा है कि नहीं। अगर सही से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कैंडिडेट्स बाहर जाएंगे, कुछ परसेंट 10% भी जाएंगे, तो 10% मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 10% कैंडिडेट्स की, तो 1,22,000 कैंडिडेट्स अगर हैं, 1,22,000 1.22 लैक्स कैंडिडेट्स हैं, तो इसका 10% होगा 12,000, ठीक है। तो 10% की भी डीवी अगर रिजेक्ट होती है तो 12,000 कैंडिडेट्स न्यू आएंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट 12,000 कैंडिडेट्स की जारी होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 12,000 10% फेल करेंगे तो 10,000 की 10% की रिजल्ट आएगी। तो सोच सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग के लिए, अब उस कैंडिडेट्स के लिए, शिक्षा विभाग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए। तो इसको सीरियसली जो इन न्यूज को देखिए, एक बार पहले हम बता देते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो देखिए एसटीईटी इसमें 2-3 चीज है। पहला ये है कि आपको ये देखना है कि एसटीईटी 2019 में पास है या नहीं। देखिए शिक्षा विभाग को ये पॉइंट देना चाहिए था, ठीक है ना, ये पॉइंट देना चाहिए था सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और जहां जहां भी इसका डीवी हो रहा था वो सारे जो जो डीवी कर रहे थे उनको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए थे कि हमको कौन से सर्टिफिकेट में क्या चीज चेक करना है, चेक जो है हमको क्या करना है एग्जैक्टली चेक जरूरी था इसमें, ठीक है। तो एक तो ये चेक था कि भाई आपको ये चेक था कि आपका स्टेट 2019 में पास है कि नहीं है, मतलब 9, 10, 11, 12, ठीक है, स्टेट 19 पास है कि नहीं, 1 to 5 की बात नहीं है ये 1 to 5 के लिए नहीं है, 9, 10, 11, 12 में आप स्टेट 19 पास है कि नहीं, ठीक है। 1 to 5 में भी 2-3 चीज इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि आपका सीटेट पास है कि नहीं, अभी जो सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट्स है वो सीटेट पास किए हैं कि नहीं, डीएलएड कैंडिडेट्स, ठीक है, डीएलएड कैंडिडेट्स जो सीटेट अभी अपियरिंग हुए हैं वो पास हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये वाला मैंने अपनी आंख से देखा है, ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने अपनी आंख से देखा है। और इसमें क्या है कि ईडब्ल्यूएस 2022-23 के आधार पर होना चाहिए, यानी 2023-24 बना ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस में जब आप देखिएगा सर्टिफिकेट तो उसमें ऊपर में लिखा जाता है नाम एड्रेस के थ्रू आपका कि ये ईडब्ल्यूएस मतलब जो है 2021-22 के आधार पर या 22-23 के आधार पर इनकी फैमिली इनकम ये थी, 21-22 के आधार पर इनकी फैमिली इनकम ये थी, 20-21 के आधार पर इनकी फैमिली इनकम ये थी। तो 23-24 में जब बनाइएगा ना ईडब्ल्यूएस आप अभी इस साल का, तो उसमें लिखा रहेगा कि 22-23 के आधार पर इनकी इनकम ये थी। तो जो भी ईडब्ल्यूएस 22-23 के आधार पर होना चाहिए, 22-23 का ईडब्ल्यूएस नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इस विज्ञापन हेतु 22-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, तो 22-23 के आधार पर जो ईडब्ल्यूएस बनेगा वो 23-24 में ही बनेगा, तो 23-24 में भी बना होना चाहिए, 12/7 से पहले तक का निर्गत होना आवश्यक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक कैंडिडेट को मैंने देखा, नाम नहीं बताऊंगा और न कुछ बताऊंगा, मैंने वहां पे कुछ डीवी में बोला भी नहीं, भाई मैं दूसरे का क्यों किसी के लिए डिस्टर्ब करूंगा कि किसका क्या है, लेकिन उनका ईडब्ल्यूएस जो है वो 22-23 का था, जिसमें 21-22 के आधार पर जो है उसका मतलब पारिवारिक आय दिखाया था। हो सकता है कि उसके पास 22-23 का होगा, ठीक है, हो सकता है कि उसका 22-23 का होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसका 22-23 का नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने इसको इसको समझ लिया हो कि 22-23 का सर्टिफिकेट ही दे रहा है, इसके यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसमें जैसे लगता है कि 22-23 का आपको ईडब्ल्यूएस देना है, नहीं 22-23 का ईडब्ल्यूएस नहीं देना है,
22-23 के आधार पर जो निर्गत है वो 23-24 में निर्गत हुआ है 22-23 के आधार पे। ठीक है, तो 23-24 का ईडब्ल्यूएस बनाना है, मतलब कि आपने अप्रैल से लेकर के जुलाई 12 से पहले तक का निर्गत आपका ईडब्ल्यूएस है। 1 अप्रैल 2023 से 11/7/2023 तक के बीच का जो ईडब्ल्यूएस है वही ईडब्ल्यूएस मान्य होगा यहाँ पे। तो ये एक शिक्षा विभाग को देखना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस जिसका निर्गत है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 11/7/2023 तक के बीच का ईडब्ल्यूएस है कि नहीं। अंतिम तिथि 12 तक होगा, 11 नहीं, 11/7। 1 अप्रैल 1/4/2023 से 12/7/2023 तक के बीच का जो है ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। ठीक है, 2022-23 का ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए, उसमें 21-22 का आधार पर होगा। 23-24 के ईडब्ल्यूएस पे 22-23 के आधार पे होता है। तो ये एक देखना चाहिए कि भाई 23-24 का 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 12/7/2023 के, ये देखिए ये 12/7/2023 इनके बीच का ईडब्ल्यूएस जो है ये डेट के बीच का होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले का ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा, इसके बाद का ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा। यही ईडब्ल्यूएस आपको निर्गत होना चाहिए, करेक्ट ईडब्ल्यूएस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की डिग्री 2019 से पहले की होनी चाहिए। तो डिग्री जो है ये एक बार देख लीजिएगा कि 2019 से पहले की डिग्री है कि नहीं। 1 to 5 का कॉम्प्लेक्शन अलग है, ये स्टेट 19 वाले नहीं है। ये स्टेट 19 पास है कि नहीं, ये भी जो है 1 to 5 में नहीं आएगा, और ये लास्ट वाला भी 1 to 5 में नहीं आएगा। 9-10 में लेकिन ये मस्ट है डिग्री 2019, क्योंकि स्टेट जो दिया है वो डिग्री पे दिया है कि आपका डिग्री है, जो रिक्वेसिट डिग्री अवेलेबल मतलब चाहिए जिस पोस्ट के लिए, तो वो आपका अवेलेबल है। तो ये 2-3 चीज जो है शिक्षा विभाग को सीरियसली देखना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का मामला मैंने बता दिया आपको कि ईडब्ल्यूएस 2023 का निर्गत होना चाहिए 1/4/23 से 12/7/23 तक का। अगर इससे पहले का है तो उनसे ईडब्ल्यूएस मांगना चाहिए कि आपके पास अवेलेबल इस बीच का है कि नहीं, और अगर नहीं अवेलेबल है इस बीच का तो फिर वह वहां पे आपका रद्द हो जाएगा, डायरेक्ट आवेदन रद्द हो जाएगा। कोई चांस नहीं, इसमें डायरेक्ट दिया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि निर्गत होना आवश्यक है। ठीक है ना। तो ये अब जो है ये देख लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब भाई इस तरह का इशू आ रहा है तो आप उठा भी सकते हैं, शिक्षा विभाग को ट्वीट भी कर सकते हैं कि भाई चेक किया जाए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अगर सही से चेक नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप समझिए कि कैंडिडेट लूज करेंगे। जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में लिस्ट आने वाली है, मान लीजिए कि 12,000 10% अगर बाहर हो जाते हैं तो 12,000 लोग अंदर घुसेंगे। तो सोचिए कि 12,000 लोग वेटिंग में है ना बॉस। अगर डीवी किसी का नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, फिर कुछ दूसरे लोग को चांस मिलेगा, ऐसा नहीं ना कि चांस नहीं मिलेगा। तो यही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज। फिर आप देखते रहिए चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।